हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर फॉर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम लोगों को पता है कि जो हमारी क्लास है वो विज्ञान की है और क्लास नंबर 2 है प्यारे बच्चों। इससे पहले क्लास आप सभी की हो चुकी है और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पिछली क्लास हो चुकी है उस क्लास को करने के बाद आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि ये जो मेरा क्लास होगा ये किस तरीके से चलेगा, कितने प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का जो क्रम होगा मैंने उस पिछले वीडियो में सारे डिस्कशन कर लिए थे। प्यारे बच्चों, फिर भी आप सभी के कुछ डाउट रह जाएंगे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम सारे बच्चों को पूरी तरीके से और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बात मैं सारे बच्चों को बता दूं कि इस बोर्ड से बाहर नहीं आएगा कुछ। जितनी बातें मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि जितनी चीजें मैं इस बोर्ड पर पढ़ा दूंगा उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो मैथ को लेकर हो, चाहे वो फिजिक्स को लेकर हो, चाहे वो केमिस्ट्री को, चाहे वो बायो, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर मैं पूरी गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों। आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। और अगर आप इसका पहले से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं इससे पहले अगले साल वाली क्लासेस को देख लीजिए और उससे आए पहले हुए प्रश्न पेपरों को देख लीजिए कि मैंने क्या करा था और पेपर में क्या आया था। और अगर आपको पूर्ण विश्वास के साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लास करनी है आपको, अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने, और ध्यान रखिएगा ये पहला प्रश्न आप सभी का फिजिक्स का है। इसके बाद मैं फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री पर आऊंगा और सारे सब्जेक्ट और सारे क्वेश्चंस आप सभी के होते चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी के सामने पहला प्रश्न है। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं अर्थात वो इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न 1 से 2 बार रिपीट हो जाए तो उनको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न अक्सर आते ही मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक अवतल, अभी कल मैंने आप सभी को बताया था, अभी कल मैं अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसमें विकल्प की जरूरत होगी मैं उसमें विकल्प दूंगा और जिसमें जरूरत नहीं होगी उसमें विकल्प नहीं दूंगा। तो ध्यान रखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऐसे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। और प्यारे बच्चों, इसका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर ए आप सभी लोग लिखिएगा, दिया है -15 सेंटीमीटर। दूसरा दिया आप सभी को विकल्प में -7.5 सेंटीमीटर। तीसरा ध्यान रखिएगा +3 सेंटीमीटर। चौथा आप सभी को दिया है +7.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा कैसे इस प्रश्न को करेंगे। आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। तब से मैं दूसरे प्रश्न को लिखता हूं, तो क्या होगा कि प्यारे बच्चों आप इसमें दिमाग लगा लेंगे, तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पर जो चर्चा करूंगा तो अब से आप लोग इसको करते रहेंगे। रुकने से अच्छा है मैं अगला प्रश्न लिख लूं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप कह दीजिए कि सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने 25 मीटर, दूसरा आपसे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर और चौथा आपसे कह रहा है कि 30 मीटर। आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देंगे। फिर प्यारे बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं, सभी प्रश्न लिखता चल रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या
क्या होगी? पहला ऑप्शन आप सभी के सामने, ए ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूसरा ऑप्शन आप सभी से कह रहा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 3.6 गुणे 10⁻6। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप सभी को कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 36 गुणे 10⁻⁻6। और चौथा ऑप्शन आप सभी से कह रहा है कि 360 गुणे 10⁻6। 360 गुणे 10⁻6। प्यारे बच्चों 20 नंबर का बहुविकल्पी आप सभी में आता है, इसलिए मैं बहुविकल्पी पर ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों आपके 20 नंबर यहीं से तय होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे जवाब देते रहे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने लिखता हूँ। अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे सर ये कौन से चैप्टर से आया है, तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बाद आप देखेंगे लास्ट में आप सभी के इन तीनों के कंप्लीट होने के बाद भी आप लोगों में प्रयोग दिया हुआ है, उसको प्रयोगात्मक कहते हैं, उसी से हो गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया है, प्यारे बच्चों अभी सब मैं बताऊंगा क्या होता है। दूसरा ऑप्शन दे दिया है सूर्य, तीसरा ऑप्शन आप सभी से दिया है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, और चौथा ऑप्शन आप सभी को दे दिया है प्यारे बच्चों पेट्रोल, सॉरी पवन दे दिया है, पवन हवा जो होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे 4 प्रश्न हो गए आप सभी के सामने। अगला प्रश्न मैं लिखता हूँ 5वां प्रश्न, फुल एक्सप्लेनेशन करना है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये हमारा 5वां प्रश्न आप सभी के सामने। 5वां प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि शुद्ध जल का, अब यहां से देखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ में चलेगी और बायो भी। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सभी आप सभी को तो याद होने चाहिए। पहला ऑप्शन आप सभी को दे दिया है 0, दूसरा आप सभी को दे दिया है 1, और तीसरा ऑप्शन आप सभी को दे दिया है 7, और चौथा आप सभी को ऑप्शन दे दिया है 14। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया है 14। चलिए अब आप सभी के सामने 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन नौसादर का रासायनिक सूत्र है, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो 360 क्वालिटी पर चलाएंगे। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप सभी बच्चे यहां से लिखेंगे पहला NaCl, पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा ऑप्शन आप सभी लोग लिख लीजिएगा Na2CO3, दूसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा Na2CO3, और तीसरा ऑप्शन आप सभी लोग लिख लीजिएगा Na2SO4, और चौथा ऑप्शन आप सभी लोग लिख लीजिएगा CaOH2। इस तरीके से प्यारे बच्चे 6 प्रश्न आप सभी के सामने हैं। अब आप सभी लोग जवाब दिए हैं, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे कैसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों आप सभी को जिनको नहीं पता है, मैं एक तरीका बताता हूँ पढ़ने का। जो पहली बार पढ़ा है प्यारे बच्चों या पढ़े हैं, उनको नहीं कुछ पता है, तो जितनी चीज़ें मैं नोट करवाता जाऊँ कि ये नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए आप। और जिनको पता है, आप सभी को लगता है कि ये मुझे याद रहेगा, चाहे पूरा जन्म बीत जाए लेकिन ये मुझे याद रहेगा, तो आप उसको मत नोट करिएगा। जो चीज़ आपको लगता है मैं भूल जाऊँगा तो उसको नोट जरूर करिएगा, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे आप ऐसा हो कि पहले से ना पढ़े हों, तो ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, वो ध्यान रखेंगे। उनको क्या करना है कि जो बातें मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाएं। कैसे, सब तरीके आगे देखते रहें। एक अवतल दर्पण, तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण के बारे में तो कल चर्चा मैंने कर ली थी। अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसके पीछे पेंट किया गया होता है, अर्थात उठे हुए भाग को क्या किया गया होता है, पेंट किया गया होता है।
जिनको लगता है कि अवतल दर्पण मैं नहीं पढ़ा हूँ, वो पिछली क्लास में जाकर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या को हम आप सभी को कल बताए थे, और अगर नहीं बताए हैं, आप सभी को याद नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया था। वक्रता त्रिज्या को कहते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जहां जहां आज के बाद याद रखिएगा वक्रता री आ रहा है ना, री मतलब आर, याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। तो आर का मान आप सभी को दे दिया है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है आप सभी से, इसकी फोकस दूरी आप सभी से पूछ रहा है। आप सभी को एक दिन में पूरी क्लास करके एक एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आप सभी को करवा दूंगा, जो कि आंकिक प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते चले। वक्रता त्रिज्या को आर से, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से आपको दिया है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, जब आपको नोट करके लिख लीजिएगा, जब आर दिया हो, एफ पूछा हो, तो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अभी कल ही मैंने कराया था। एफ और आर से संबंधित जो भी फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एक फार्मूला आप सभी का और होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप जरा देखिए इस सवाल में क्या आर एफ के अलावा और कुछ दिया है? वी यू दिया है? नहीं दिया है, इसलिए ये फार्मूला नहीं यूज होगा, यही यूज होगा ऊपर वाला। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई 2। आर का मान कितना दिया है? 15/2। इसको भाग देंगे तो प्यारे बच्चों 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। लेकिन आपको क्या लगता है कि सर ऑप्शन में तो दो चीजें हैं, एक -7.5 है और एक +7.5 है, इन दोनों में सही होगा कौन? तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एक नोट करके आप सभी लोग लिखिएगा, नोट की जब भी अवतल दर्पण आएगा, कौन दर्पण? जब भी अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उसकी फोकस दूरी, ये सब चर्चा मैं पहली क्लासों में कर चुका हूं कि फोकस दूरी माइनस कैसे होती है। जब भी अवतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी माइनस होगी। क्या होगी भैया? माइनस। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा -7.5। क्यों होगा? इसके रीजन के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान रखिए। तो जो अब यहाँ से प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? क्या 4 नंबर होगा? नहीं, विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा नेत्र जिसमें अच्छे से दिखाई देता है। जैसे हम लोगों का है कि कोई चश्मा वस्मा नहीं है, एकदम फ्री। जितने बच्चे चश्मा लगाते हैं, चश्मे से देकर पढ़ाई करते हैं, उनका नेत्र स्वस्थ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। जो बच्चे चश्मा नहीं लगाते, ये कहा जा सकता है कि उनका नेत्र स्वस्थ है। तो स्वस्थ नेत्र जब जिसका होगा, स्पष्ट दृष्टि का मतलब क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि का मतलब होता है कि जहां अच्छे से दिखाई देगा। तो वो कह रहा है कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कि ये कहना चाहता है कि आप किसी भी चीज को कितना नजदीक देखोगे तो सही सही दिखाई देगा। क्या कहना का मतलब है मेरे कि जैसे मैं कहूँ कि कितनी चीज, जैसे मैं बुक ले लेता हूँ, आप देखिए इतनी दूर पर पढ़ूंगा समझ में आएगी, इतनी दूर पढ़ूंगा समझ में आएगी, इतनी दूर समझ, लेकिन बहुत दूर कर दूं तो नहीं समझ में आएगा, या तो बहुत पास कर दूं तो नहीं समझ में आएगा। तो बहुत पास करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा, अर्थात ये कहना चाहता है कि कितना दूर करूं कि स्पष्ट आपको दिखाई दे, कितना दूर करूं कि स्पष्ट दिखाई दे। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपका आंख सही है तो आप 25 सेंटीमीटर पे अगर कुछ भी देखोगे तो आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। चाहे कॉपी को आप देख लीजिए, अपने आंख से नाप लीजिए, 25 सेंटीमीटर पर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट माना गया है, याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों 1 किलोवाट, ये सब जितने भी प्रश्न है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात मैं बता दूं प्यारे बच्चों, सेम ऐसे प्रश्न आएंगे, विकल्प भी नहीं बदला मिलेगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल की संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों किलोवाट हम जानते हैं प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह खाली है तो यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिए। कह रहा है कि 1 किलोवाट, प्यारे बच्चों आप जिनको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। जैसे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ऐसे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और यहाँ पर घंटा लिखा है, अर्थात 1 किलोवाट के बाद क्या लगाना है? 1 घंटा भी लिखना है। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है प्यारे बच्चों? 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा में
60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुणे 60 करेंगे 3600 हो जाएगा। तो हमसे कहा है कि 1 किलोवाट घंटा, अर्थात यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो किलोवाट इसमें गुणा कर दीजिए, किलोवाट में घंटा का गुणा करेंगे, अर्थात 3600 में आप लोग किसका गुणा करेंगे, 1000 का। 1000 का गुणा करेंगे तो आप सुनिए कितने जीरो है, 3 2 5, 5 जीरो है। तो आप इसको कैसे लिख सकेंगे, 36 और गुणे क्या लिखिए, 36 गुणे 10 के घाते 5, मतलब कि ये जो जीरो है वो कितनी बार है, 5 बार। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणे 10 घाते 5 जूल। ये बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 36 गुणे 10 घाते 5 जूल। क्या कोई ऑप्शन है 36 गुणे 10 घाते 5 जूल, कहेंगे सर 36 गुणे 10 घाते 5 कोई नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए, अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, आप कहोगे नहीं, और अगर ये ऑप्शन 1.6 गुणे 10 घाते -19 है तो ये किसकी वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 1.6 गुणे 10 घाते -19, ये जो है ये इसको लिख लीजिएगा, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश लिख लीजिएगा। न्यूनतम आवेश का मान है कि कम से कम कितना आवेश होता है, तो न्यूनतम आवेश का मान है 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इस तरीके से लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है, इसको लिख लीजिएगा। तो हमसे ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो पता चल गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर 3.6 गुणे 10 घाते 6, क्या ये हो सकता है, -6 है, ये तो कहीं नहीं होगा। अब 36 गुणे 10 घाते 5 है, 10 घाते 6, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, 10 घाते 6, 360 दिया है तो एक ये 10 घाते 60 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। बचा ये ऑप्शन 3.6। प्यारे बच्चों दशमलव लगा है, एक अंक पे दशमलव लगा है, अर्थात यहाँ पर अगर मैं इसमें 10 का गुणा और 10 का भाग कर दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझिए यहाँ हो गया 36 गुणे 10 घाते 5। अगर मैं यहाँ पर 10 का गुणा कर दूं और यहाँ 10 का भाग भी कर दूं, कोई दिक्कत होगा, कहेंगे सर नहीं, 10 से भाग देखिए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक काम करिए, 10 का गुणा किए तो ये 10 घाते 5 था, क्या बन जाएगा, 10 घाते 6 बन जाएगा, 10 घाते 6 बन जाएगा। और 10 को 36 से भाग दीजिए, ऐसे 10 भागे 36 करिए तो 10 या 30, और यहाँ पर बचेगा 6, दशमलव लगा लीजिए, 10 छंगे 60, अर्थात हमने 10 को 36 से काटा तो यहाँ पर बचा 3.6। क्या बचा भैया, 3.6। तो एक बात आप सभी लोग और सीखिएगा कि जो मेरा 36 था उसको हमने 10 से भाग दिया, तो 10 में एक जीरो था तो एक अंक पे दशमलव लग गया, कितने अंक पे, एक अंक पे दशमलव लग गया, अर्थात यहाँ पर उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3.6 गुणे 10 घाते 6। उत्तर आप सभी का हो जाएगा 3.6 गुणे 10 घाते 6, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप सभी लोग कर चलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। ये तो आप सभी का हो गया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है ये आप सभी लोग बताएंगे। थोड़ा एक काम करिए, पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस पर, क्योंकि इस पर इसका जो एक्सप्लेनेशन वो ज्यादा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है प्यारे बच्चों, ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ फिर ऊपर। तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। अब ये पीएच मान होता क्या है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में आप सभी लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ऊपर वाले भाग को मिटा देते हैं। ये प्रश्न आप सभी के हो गए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पीएच वैल्यू होती क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो प्यारे बच्चों ये पीएच मान होता क्या है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो पीएच मान आप ध्यान रखिएगा, एक होता है मेरा पीएच स्केल, ये समझिए क्या होता है पीएच स्केल। आप कहेंगे सर पीएच स्केल होता क्या है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों के पास एक स्केल होता है, स्केल मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि 15 सेंटीमीटर की स्केल होता है, ऐसे खाने बने होते हैं, कैसे आप लोगों के पास स्केल होता है ना, जो ऐसे हम लोगों के पास स्केल होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। सबके घरों में होता है, प्यारे बच्चों 15 तक होता है, सबके पास होता है प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे अक्सर रखते हैं, तो ऐसे 15 तक होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा जो स्केल होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं या तो लंबाई मापते हैं कि कितना लंबा है। तो प्यारे बच्चे इस लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, जो इसको हम लोग कहते हैं स्केल। इस क्या कहते हैं, स्केल। ये जो स्केल होता है ये मीटर
सेंटीमीटर इन सबको मापने के काम आता है, सेंटीमीटर में अर्थात लंबाई को मापने में काम आता है क्या, ये जो स्केल है। अब प्यारे बच्चों स्केल का जो यूज होता है वो तो सेंटीमीटर और मीटर में लंबाई को मापने के लिए काम आता है, लेकिन ये पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल प्यारे बच्चों पीएच मान को बताता है। पीएच स्केल होता कैसा है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह भी कुछ ऐसा ही होता है इस तरीके से। इस पर 1 से लेकर 14 तक खाने बने होते हैं। कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा ये पीएच स्केल है। क्या है, पीएच स्केल। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इस पर खाने बने होते हैं। इन खानों का यूज होता क्या है ये समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसे ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने ले लिया अम्ल। क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। इस अम्ल का आप सभी से कहेगा पीएच मान बताओ। तो आप प्यारे बच्चों इस अम्ल का पीएच मान हम लोग किससे मापेंगे, तो इस अम्ल का पीएच मान हम लोग पीएच स्केल से मापेंगे। किससे मापेंगे, तो पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है, एक मापने वाला या सूचना देने वाला सूचक है। पीएच मान क्या है, एक सूचक है जो सूचना देता है कि इस अम्ल का मान कितना है, इस अम्ल का पीएच कितना है। पीएच मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। इस पर 1 से लेकर 14 तक खाने बने हैं, देख रहे हैं आप लोग 14 तक। प्यारे बच्चों अगर पीएच का मान 1 से लेकर कितना तक आता है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, अगर 6 तक आए तो हम लोग इसको कह देंगे प्यारे बच्चों, इसका नाम दे देंगे कि ये अम्ल है। अगर हम पीएच निकालें और उसका पीएच आ गया प्यारे बच्चों, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तब तक हम लोग अम्ल ही कहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप बताइए 4.6 आ गया, तब आप कहोगे सर 4.6 तो इसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों 4 और 5 के बीच में ही कहीं 4.6 आएगा ना, तो आप कहोगे हाँ सर, तो यह भी अम्ली होगा। अब मैं कहूँ 3.2, तो 3.2 कहाँ किसके बीच होगा, 3 और 4 के बीच में। तो प्यारे बच्चों 3 और 4 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ली हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। होता क्या है प्यारे बच्चों, ये 7 जो होता है, 7 को ध्यान रखिएगा, ये होता है पानी का। कौन से पानी का, ये पानी का होता है प्यारे बच्चों 7। शुद्ध जल किसको कहते हैं। अब प्यारे बच्चों 8 से लेकर 14 तक का जो होता है वो क्षारी लोगों का होता है, अर्थात क्षारी चीज का होता है। अब प्यारे बच्चों अम्ल होता क्या है, अम्ल होता है प्यारे बच्चों, अगर आप सूत्र के अनुसार देखोगे, जैसे सूत्र देख रहे हैं तो आप देखेंगे HCl लिखा है, तो आपने देखा इसमें H मिल गया, तो ये क्या है, अम्ल है। H2SO4 मिल गया, अब देखिए इसमें H है, तो ये जिसमें H प्लस मिलेगा वो क्या है प्यारे बच्चों, जिसमें H प्लस मिलेगा वो क्या है, अम्ल है। जिसमें H प्लस मिलेगा वो अम्ल है। जैसे हम लिखूँ NaOH, प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर इसमें OH है, तो जिसमें OH मिलेगा वो क्षार हो जाएगा। और जैसे मैंने एक फार्मूला लिखा आप सभी के सामने KOH, तो KOH में जो OH है प्यारे बच्चों ये क्या है, ये क्षारीय है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब हमारा HCl है तब तो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, हम लोग कहेंगे अम्ल। H2SO4 है तब भी अम्ल, NaOH है तो क्या कहेंगे, क्षार है। इस तरीके से ध्यान रखिए। अब प्यारे बच्चों तब हम लोग 7 किसको कहेंगे, अगर मान के चलिए OH भी ना मिले, H भी ना मिले, तब जैसे आप कहेंगे सर K2SO4, तो प्यारे बच्चों K2SO4 ये क्या हो जाएगा, ये लवण हो जाता है। क्या हो जाता है, लवण। ध्यान रखिएगा K2SO4 क्या हो जाता है, लवण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। और इसमें कुछ डिस्कस करने लायक क्या है, कुछ नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। H2SO4 को कहते हैं अम्ल का राजा। ये अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा, अर्थात यही है तेजाब, यही है तेजाब, समझ लीजिए। तो लिख लीजिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग। और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। तो इस तरीके से आप सभी बच्चे बना लेंगे और लिख भी लेंगे। नोट्स के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी को एक नंबर जारी किया गया है 7753846482। इस पर 7753846482, इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस नंबर पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अच्छा, 5वां क्वेश्चन मिटा दूं, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय लिख लीजिएगा, नवीकरणीय नहीं अनवीकरणीय। क्वेश्चन में आप सभी लोग लिख लेंगे अनवीकरणीय स्रोत है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये लकड़ी है, ये सूर्य है, ये जीवाश्म ईंधन है और ये पवन है। प्यारे बच्चों ये आप सभी से कहना चाहता है कि ऐसा स्रोत बताइए जिसका नवीनीकरण नहीं होता, जो नहीं बदलता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे नवीकरणीय स्रोत में जो नए नए स्रोत बनते जा रहे हैं, जैसे एलपीजी गैस हो गया, इस तरीके के जो बनते जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वो नवीकरणीय में हो जाए। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या है? लकड़ी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लकड़ी जो है वो हमारा सूर्य हो गया और पवन हो गया। ये सब किसके स्रोत हैं प्यारे बच्चों? ये हमारे हो जाते हैं प्यारे बच्चों नवीकरणीय के स्रोत। अनवीकरणीय का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। इस बात को लिख लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन इसका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो नवसादर का रासायनिक सूत्र, नवसादर का प्यारे बच्चों आप सभी लोग बताइएगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, नवसादर, नवसादर का क्या होता है? नवसादर का रासायनिक सूत्र इसमें नहीं लिखा यार, चलिए एक मिनट इसको चेंज कर लीजिएगा, विकल्प को गड़बड़ हो जाता है थोड़ा बहुत। लिख लीजिएगा NH4Cl, NH4Cl। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि नवसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4Cl। समझिए NH4Cl होता है। अब सुनिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी लोग लिख लीजिए NaCl, ये नमक का सूत्र होता है। इसको हम लोग अगर पढ़े तो इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। अगला जो लिखा है Na2CO3, Na2CO3 इंटू यहाँ पर लिख लीजिएगा 10H2। ये जो सूत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? धावन सोडा। इसको ही कहते हैं धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये सब मैं लिखवा चुका हूँ, फिर भी आप सभी लोग लिख लीजिए। NaHCO3 और फिर लिख लीजिए NaHCO3। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसी को कहते हैं बेकिंग पाउडर, इसी को ही बेकिंग पाउडर कहते हैं। और इसका जो होता है, इसका रासायनिक नाम कहिए तो इसका रासायनिक नाम आप सभी से पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का प्रयोग आप सभी लोग जानते होंगे, ब्रेड वगैरह में किया जाता है। अब जैसे NH4Cl, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब एक और बात लिख लीजिएगा NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो प्यारे बच्चों नाम होता है इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। अब यहीं पर आप सभी लोग साबुन का भी लिख लीजिए, साबुन RCOONA, ये हो जाता है RCONA। अब यहीं पर आप यूरिया का सूत्र लिख लीजिएगा NH2CONH2।
यहीं पर आप बुझा चूना का सूत्र लिख लीजिएगा, बुझा चूना का सूत्र लिख लीजिएगा CaOH2। और क्या बताइए, और आप सभी को और कुछ बता दिया जाए तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप और लिख लीजिएगा, जैसे फिटकरी का सूत्र लिख लीजिएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्रायस इंटू 24H2O। ये किसका सूत्र हो जाता है? ये प्यारे बच्चों फिटकरी का सूत्र हो जाता है, इसको लिख लीजिएगा। फिटकरी आप सभी से पूछा जाता है। इसका जो और नाम होता है इसको कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम भी कहते हैं। और कुछ और सभी प्यारे बच्चे इसको लिखेंगे जल्दी से। जितनी भी बातें मेरे दिमाग में आती जाएंगी पूरा एक्सम ऑपरेशन करते जाएंगे सभी प्रश्नों का, ध्यान रखिएगा। और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे बोर्ड से। मैं एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगा वही जो आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। वही पढ़ना है प्यारे बच्चों हमको जो आएंगे। चलिए मैं आप सभी से पूछता हूँ कि चूना पत्थर का रासायनिक, चूना पत्थर, अगला प्रश्न आप इसको मान सकते हैं। अगला प्रश्न, कितने प्रश्न हो गए थे प्यारे बच्चों? हमारे 6 हो गए थे, इसको 7वां प्रश्न मान लीजिए। चूना पत्थर का रासायनिक, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन आप सभी से कह रहा है कि CaCO3, दूसरा आप सभी लोग लिख लीजिएगा CaO, तीसरा लिख लीजिएगा Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, लिख लीजिएगा। और इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों CaOH2। इसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा 7वां नंबर। एक प्रश्न और आप सभी के सामने। चलिए 8वां प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पहला कह रहा है अग्नाशय में, अग्नाशय में। दूसरा ऑप्शन आपसे वृषण में, वृषण में। अग्नाशय हो गया, वृषण हो गया। तीसरा ऑप्शन आप सभी से कह रहा है कि प्यारे बच्चों यकृत में, तीसरा ऑप्शन यकृत में। चौथा ऑप्शन आप सभी से कह रहा है कि पित्ताशय में, चौथा ऑप्शन कह रहा है पित्ताशय में, अग्नाशय में, वृषण में, यकृत में, पित्ताशय में। प्रश्न दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। 9वां प्रश्न आप सभी लोग लिखिएगा, लिखते रहिए, सारी बातें बताऊंगा मैं। ये अपना ऊपर वाला उतार लीजिए जितनी बातें मैंने लिखवा दिया है। जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिस विटामिन की कमी से, जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है वह कौन सा है जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है? पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा विटामिन बी, वी मतलब विटामिन और बी मतलब आप समझ रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि विटामिन डी। आप सभी लोग बताइए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। यहां तक तो दिख रहा है। चलिए 10वां आप लोग लिखिएगा, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स है, पादप मतलब पौधा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? अब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पादप हार्मोन कौन सा है? पहला दिया है फिनोमिन, फिनोमिन। दूसरा ऑप्शन आपसे दिया है जिबरेलिन, जिबरेलिन। तीसरा ऑप्शन आपसे दिया है हैवेरिन।
चौथा ऑप्शन आपसे दिया है इंसुलिन। चलिए 10 प्रश्न हो गए। आप प्यारे बच्चों एक प्रश्न और लिख लीजिएगा। चलिए 10 प्रश्न आप सभी लोग करिए। 10 प्रश्न प्यारे बच्चों आज आप सभी के हो गए हैं। इस तरीके से 10 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन एक दिन में प्रयास करेंगे कि अगली बार से 10 से 15 क्वेश्चन हुआ करें तो ज़्यादा सही रहेगा। प्यारे बच्चों आप सभी लोग ऊपर वाला चीज़ें लिख चुके होंगे, मैं मिटा देता हूँ। आशा करूँगा कोई समस्या नहीं होगी। सभी को गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। कमेंट्स बाद में देखे जाएंगे क्योंकि अब प्यारे बच्चों कमेंट्स का समय नहीं है। क्लास आप सभी की अब ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू चलनी चाहिए और सारी बातों का विषय ध्यान रखना है कि पेपर आ गया है, अब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी लोग हमको बताने का प्रयास करिए। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताइए सभी लोग, बताइए, वेट कर रहा हूं मैं। पितरस का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी बताइए आप सभी लोग। देखता हूँ कौन बताएगा मुझे। चलिए नहीं बता पाएंगे तो प्यारे बच्चों देखिए, एक होता है यहाँ पर, ये सब समझते चलिए, CaCO3, कुछ और फार्मूले लिखते चलिए। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, 20 होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, कार्बन का प्यारे बच्चों 6 होता है परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन 6 होता है। ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों 8 होता है। ये क्या परमाणु क्रमांक। प्यारे बच्चों इसका परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो होता है कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि आपसे जब अणुभार निकालने के लिए कहेगा तो आपको ध्यान रखना ये होता है प्यारे बच्चों 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड हो गया प्यारे बच्चों, CaCO3 हो गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगला इसका जो नाम होता है सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो प्यारे बच्चों जो चूना पत्थर का सूत्र होता है वो क्या होता है, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। और कुछ बताना है? चलिए तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, आप सभी का जवाब अभी नहीं आ रहा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये हो जाता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस बात को आप समझ चुके होंगे।
पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, वृषण में होता है, यकृत में होता है, पित्ताशय में। इसका जवाब आप दीजिए, जो बच्चे बायो लिए हैं, देखते हैं कौन बता पाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पित्त रस का निर्माण जो होता है, तो प्यारे बच्चों पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। अगर मैं आप सभी से यहीं पर पूछूं कि पित्त रस स्टोर कहाँ होता है, पित्त रस कहाँ पर स्टोर होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आप सभी लोग जवाब दीजिएगा हमको। ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, समझिए। तो ये जो हो जाता है यकृत हो जाता है। जो निर्माण की बात करी गई है प्यारे बच्चों, यकृत होता है। जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी। सी से क्या याद रखेंगे? सी से स्कर्वी, यहां से सी से स याद रखिएगा। स्कर्वी रोग जो होता है प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? फिनोमिन, मतलब कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है? तो आप जानते हैं इंसुलिन क्या है, ये तो नहीं पाया जाता, ये तो आदमियों में। हाइवेरिन, ये भी आदमियों में। फिनोमिन, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो जिब्रेलिन होता है, ये जिब्रेलिन जो होता है प्यारे बच्चों, यही एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन के बारे में आपको ध्यान रखना कि प्यारे बच्चों ये पादप हार्मोन होता है। हम लोग आज प्यारे बच्चों इस तरीके से सारे प्रश्नों को कर दिए। आज हमारा मुलाकात बायो से भी हुआ था, आज हमारी मुलाकात प्यारे बच्चों केमिस्ट्री से भी हुई थी, आज हमारी मुलाकात फिजिक्स से भी हुआ था। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग सारे प्रश्नों को करते चलेंगे, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं चाहूंगा कि प्यारे बच्चे जैसे भी आपको क्लास लगी हो, सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कि सर कोई चीज़ अगर कमी रह जाती है, आप सभी प्यारे बच्चे जरूर बताइएगा कि सर ये कमी को सुधारा जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।